गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम प्रसार गतिविधियों के इतिहास के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय में भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत ही सुदृढ़ थी। यहाँ के लोग सुखी संपन्न हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों की आने के पश्चात हमारे देश में अंग्रेज़ों आने के पश्चात ही नहीं, उससे पहले भी जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब कई आक्रमण हमारे यहाँ पर हुए, जो हमारे देश की धन संपदाओं को लूट खसोट कर अपने देश ले गए। जैसे कि मुग़ल, ब्रिटिश शासक, इन्होंने भारत की दशा को काफ़ी जर्जर कर दिया, भारतीयों को कंगाल और गुलाम बना दिया। उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जो स्थिति थी उसे काफ़ी बदतर कर दी। लोग अंधविश्वासी, रूढ़िवादी हो गए, कर्म पर की अपेक्षा भाग्य पर अधिक विश्वास करने लगे। शाम का भोजन, मोटा कपड़ा, झोपड़ी में ही रहकर संतुष्ट हो गए। कई लोग अत्यंत निर्धन थे, जो तन पर न तो वस्त्र थे और न ही पेट में अनाज। खुले गगन के नीचे धरती के उबड़ खाबड़ ज़मीन पर सोना, रहना आदि के लिए मजबूर हो गए थे लोग। जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए तब हमारे देश की यही स्थिति थी। अगर हम प्रसार गतिविधियों की बात करें तो उनका प्रारंभ कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही कर दिया गया था। तो फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए प्रयास। प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए प्रयास। 19वीं सदी के प्रारंभ तक किसी भी शासक द्वारा कोई ग्रामोत्थान का कार्य नहीं किया गया था। 19वीं सदी के अंत तक इंद्रदेव रूठ चुके थे और काफ़ी प्राकृतिक प्रकोप और अकाल हमारे देश में काफ़ी भयंकर अकाल पड़ा था। 1875 से लेकर 1901 तक 26 ईयर्स में लगातार 18 वर्षों तक अकाल पड़ा हमारे देश में, जिसमें ग्रामीणों की स्थिति इतनी विकट और कष्टप्रद हो गई कि वे दाने दाने को तरस गए। उन्होंने मजबूर होकर ग्रामीण विकास उनकी स्थिति को देखकर ब्रिटिश शासकों ने एक आयोग की स्थापना की। जिस आयोग के तहत कई अधिनियम बनाए गए ग्रामीणों के विकास के लिए, जिसमें मुख्य रूप से थे भूमि विकास ऋण अधिनियम 1988। अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी मजबूर होकर बड़ी विवशता के वश इन्होंने ग्रामीणों के उत्थान के लिए यह कार्यक्रम किया था, यह आयोग का निर्माण किया था और इसके तहत कुछ अधिनियम बनाए थे। फर्स्ट है भूमि विकास ऋण अधिनियम 1988, कृषि ऋण अधिनियम 1988, सहकारी अधिनियम 1994, सहकारी संशोधन अधिनियम 1912। इन अधिनियमों को इसलिए बनाया गया था कि ग्रामीणों को ऋण और अन्य प्रकार के सहयोग दिए जा सके, जिससे ग्रामीण जनता जो है उन्नत तरीके से खेती और पशुपालन का कार्य कर सके। कुछ सिंचाई परियोजनाएं भी बनाई गई थी इसके तहत, ताकि अकाल पर काबू पाया जा सके। 1935 में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रादेशिक स्तर पर स्थानांतरित कर दिया गया था। 1935 में ही ग्रामीणों के विकास हेतु कई प्रदेशों में ग्रामीण पुनर्गठन विभाग की स्थापना की गई थी। ग्रामीण पुनर्गठन विभाग की स्थापना की गई। इन विभागों द्वारा ग्रामोत्थान हेतु कई कार्यक्रम चलाए गए। कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता केंद्र सरकार से मिलती थी, परंतु ये ग्रामीण पुनर्गठन विभाग ग्रामीणों के विकास के लिए कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण था कि उनका कार्यक्रम लोगों की समस्याओं, आवश्यकताओं, संसाधनों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता था, और ना ही कार्यक्रमों में उनकी यानी स्थानीय लोगों की कोई भागीदारी या सहभागिता होती थी, और ना ही इन कार्यक्रमों में लोगों का पूर्ण विश्वास भी नहीं होता था। इसलिए ये कार्यक्रम मात्र फाइलों के पेपर्स में ही खानापूर्ति बनकर रह गए।
यानी कि हम अगर सारांश रूप में, मूल रूप में कहें तो ये कार्यक्रम असफल रहे। इनसे लोगों को, ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं पहुंचा। भारत जो था गुलामी की जंजीरों से भारत जकड़ा हुआ था, जिसे उसे जंजीरों से छूटना था, अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना था। उसके लिए अनेक समाज सुधारक के प्रयास में लग रहे थे और इन समाज सुधारकों ने नारी उत्पीड़न को कम करने, उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए कई अधिनियम बनवाए, जिसमें प्रमुख आता है राजा राम मोहन राय का नाम। राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए थे और समाज सेवियों के सहयोग से कई अधिनियम भी उन्होंने पारित करवाए थे। जो मुख्य अधिनियम इस प्रकार हैं: सती प्रथा निषेध अधिनियम 1929, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1876, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1876, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1933, छुआछूत अभिशाप अधिनियम 1955, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, राजकीय स्तर पर विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1923 और 1924। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश काल में ग्रामीणों के उत्थान के हेतु ज़्यादा विशेष कोई कार्यक्रम नहीं किए गए। उस आधार पर यदि प्रसार गतिविधियों का हम अध्ययन करें तो हम दो भागों में वर्गीकृत करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो प्रसार गतिविधियाँ की गई, उनमें सर्वप्रथम आता है शांति निकेतन का जिक्र। शांति निकेतन, जिसे श्री निकेतन भी कहा जाता है, और भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने 1908 में अपनी जो जमींदारी जो थी उनकी, जो कलीग्राम परगना में ग्रामीणों के उत्थान के लिए वहाँ पर कई कार्य किए। 1908 में उन्होंने एक क्रियाशील व्यक्तियों का, युवकों का संगठन बनाया जो गांवों में जाकर कार्य करता था और वहाँ के रहन सहन को, स्तर को सुधारने में प्रयास करता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1929 में एल्महर्स्ट के सहयोग से शांति निकेतन में ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना की थी। 1921 में एल्महर्स्ट के सहयोग से ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना की थी। इसमें 8 गांवों के लोगों का एक संगठन बनाया और इन्हीं गांवों को केंद्र में रखकर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस संस्थान का मुख्य क्रियाकलाप था कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, शिक्षा का विकास करना आदि। और मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण समस्याओं को समझना, अध्ययन करना, उनका हल ढूंढकर समाधान करना, लोगों में वास्तविक रुचि उत्पन्न करना, समस्याओं को समझने में उनकी मदद करना, ग्रामीणों के स्थानीय संसाधनों को ढूंढना, उन्हें विकसित करना और उन्हें विकसित करने में उनकी मदद भी करना, ग्रामीण स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना,
इन उद्देश्यों की पूर्ति करना इतना आसान नहीं था। इनके लिए काफ़ी प्रयास किए जाने की आवश्यकताएं थी, क्योंकि ग्रामीणों तक अपनी बात को पहुंचाना, उन्हें अपनी बात मनवाना, उनके रूढ़िवादी विचारों में परिवर्तन लाना अत्यंत ही जटिल कठिन कार्य था। इसलिए शांति निकेतन जो था उसके दोहरे कार्य हो गए। पहला कार्य था कि इस संगठन के माध्यम से युवकों को गांव वालों के पास जाकर अपनी बात बतानी और उनके व्यवहार और विचारों में परिवर्तन लाना, ये उनका पहला कार्य के अंतर्गत आते थे। और जिससे युवकों के द्वारा जो बातें कही जाएं उसे लोग आसानी से सुने, माने, उनके बताए मार्ग पर चल सकें। दूसरा कार्य आता था ग्रामीणों की बातें, उनकी समस्याएं, उनकी रुचियां, संसाधनों आदि को युवक स्वयं समझें सबसे पहले, और फिर उसी के अनुसार उन्हें सलाह मशवरा दें। ऐसा करने पर ही जनरली संगठन के उद्देश्य पूरे हो सकते थे। इससे तहत अगर हम बात करें शांति निकेतन के द्वारा उठाए गए ठोस कदम कौन कौन से थे, तो फर्स्ट आता है ग्रामीणों में अपनी सहायता स्वयं करने की भावना का विकास करना। ग्रामीणों में अपनी सहायता स्वयं करने की भावना का विकास करना। लोगों को यह सिखाना कि अपना काम, अपनी मदद स्वयं करनी चाहिए। हमेशा यदि आप दूसरों से मदद मांगेंगे तो दूसरों के समक्ष आपको हाथ फैलाना होगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। जो लोग अपनी मदद स्वयं करते हैं, कहा जाता है कि भगवान ईश्वर भी उनकी मदद अवश्य करता है। इसी सिद्धांत पर उन्होंने प्रथम ठोस कदम यही रखा कि व्यक्ति अपनी मदद स्वयं करे। यह भावना लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा विकसित की जा सके, ताकि वो लोगों के सामने गिड़गिड़ाएं नहीं, लोगों के सामने हाथ ना फैलाएं। दूसरा था ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना। लोग ग्रामीण नेताओं की बातों को बहुत आसानी से सुनते हैं और मानते हैं, जरा भी नहीं सोचते हैं कि वो गलत कह रहा है कि सही कह रहा है, बस उसको मान लेते हैं। इसलिए ग्रामीण नेतृत्व का विकास किया जाना अत्यंत आवश्यक माना गया। नेक्स्ट, ग्रामीण बालिकाओं का एक सेवा दल तैयार करना। सेवा दल अर्थात बालक बालिकाएं जो सेवा करने का व्रत लेते हैं, उनका एक दल बना लेना। यह सेवा दल गाँवों में जाकर लोगों को उन्नत तरीके से खेती करना, कुटीर उद्योगों को अपनाना, उन्नत तरीके से पशुपालन करना आदि के लिए प्रेरित करेगा। दूसरों की सेवा का जो व्रत है वो इस सेवा दल के सदस्य लेते हैं और उसमें किए जाने वाले सभी कार्य वो सेवा के रूप में मानकर चलते हैं। नेक्स्ट है हस्तशिल्प कलाओं के विकास हेतु प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना। ब्रिटिश काल में हमारे देश में हस्तशिल्प कलाओं का बहुत ह्रास हुआ। ब्रिटिश शासकों ने उसका बहुत अति में हमारे जो देश की जो शिल्प कलाएँ थी, हस्तशिल्प कलाएँ, उनको नष्ट कर दिया था। तो हमारे देश में उन कलाओं को वापस जन्म देना, उनका प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि लोग स्वयं का कार्य प्रारंभ कर सके और जीवन यापन के तरीकों में सुधार ला सकें। नेक्स्ट, प्रदर्शन केंद्र की स्थापना करना। शांति निकेतन में एक प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था ग्रामीणों को बेहतर और वैज्ञानिक तरीके से खेती करना, पशुपालन करना दिखाना। क्योंकि जब वे स्वयं अपनी आँखों से उत्तम खेती के फ़ायदों को देखते तो उन्हें ज़्यादा विश्वास होता, इसलिए वे भी उन्नत तरीके खेती करने के लिए ज़्यादा लालायित होते। इसी उद्देश्य से इस प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई।
ग्रामीणों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टोकरी बनाना, चर्मकारी, कुम्हारी, फर्नीचर, छोटे छोटे फर्नीचर्स बनाना आदि कार्य करके बताया जाता। ग्रामीणों को साक्षर बनाने हेतु बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करना इसका मुख्य कदमों में आता है। ग्रामीणों में सहयोग की भावना का विकास करना ताकि वे मिलजुल कर कार्य कर सके। ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता अपनाना, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर ज़्यादा बल दिया जाए। ये मुख्य जो ठोस कदम थे वो शांति निकेतन के अंतर्गत उठाए जाने थे, उनके लिए निर्धारित किए गए और इन्हीं के तहत कुछ गतिविधियां निर्धारित की गई, आयोजित की गई। वह थी फर्स्ट कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया इन कार्यक्रमों में। क्योंकि वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसलिए शांति निकेतन में एक प्रदर्शन स्थल भी स्थापित किया गया, जो अभी हमने डिस्कस किया था। इस स्थल पर उन्हें पशुपालन के कई उन्नत तरीके, वैज्ञानिक तरीके, खेती के वैज्ञानिक तरीके, कीटनाशक, उर्वरक आदि का प्रयोग, सिंचाई कार्य आदि सिखाया जाता था और पशुओं को किस प्रकार चारा खिलाया जाए और कौन सा चारा खिलाया जाए ताकि अधिक दूध का उत्पादन हो आदि की जानकारी दिखाई जाती थी। सेकंड है स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रयास करना। दूषित पेयजल, गंदे जगहों पर रहने, खाना पकाने, गंदे बर्तनों में खाना खाने, अस्वच्छ वस्त्रों को पहनने, अस्वच्छ आदतों को अपनाने से बीमारियां होती हैं, जैसे कि हैज़ा, अतिसार, वॉमिटिंग, टाइफाइड। ये सब दूषित जल, भोजन और दूध से फैलने वाली बीमारियां हैं, जिससे काफ़ी लोग पीड़ित होते और अनेकों जानें चली जाती हैं। इन पर नियंत्रण पाने के लिए शांति निकेतन के सौजन्य से गाँव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को गाँव में भेजा गया, दवाइयाँ उपलब्ध कराई गईं, टीकाकरण करवाया गया, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ दी गईं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोले गए। नेक्स्ट था लघु कुटीर उद्योग धंधे, इन पर बल देना। केवल कृषि और पशुपालन करके ही ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत की खेती एक प्रकार से भगवान भरोसे रहती है। जब बारिश अच्छी हो जाती है तो फसल का उत्पादन अच्छा हो जाता है, परंतु बाढ़ आ जाती है तो वह फसल बह जाती है। सूखा पड़ता है तो गांव वाले दाने दाने के लिए तरस जाते हैं। कृषि कार्य जो है पूर्ण रूप से भगवान भरोसे चलता है। इसी के विपरीत और दूसरी चीज़, कृषि कार्य साल भर भी नहीं होता। साल में मुश्किल से 4 से 6 महीने होता है जिसमें किसान व्यस्त रहता है। 4 से 6 महीने के पश्चात वह बिल्कुल फ्री हो जाता है, निठल्ला बैठा रहता है। इसी बात को ध्यान में रखकर उद्योग धंधों के विकास हेतु शांति निकेतन के द्वारा अनेक प्रशिक्षण कार्य चलाए गए, जिनमें चटाई बनाना, फर्नीचर बनाना, बढ़ाईगिरी करना, कुम्हारगिरी करना, है ना, जूते सिलाई करना, वस्त्र बुनना, टोकरियाँ बनाना आदि। इससे ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी हुई। लोगों को कहीं और भी नहीं जाना होता था, अपने घर में ही बैठकर वह ये सारे कार्य कर सकते थे, अपने फ्री समय का सदुपयोग कर सकते थे और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते थे। सामाजिक चेतना लाकर केवल आर्थिक विकास करके ही ग्रामीणों का विकास नहीं किया जा सकता, बल्कि सर्वांगीण विकास हेतु सामाजिक चेतना लाना भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए शांति निकेतन के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सर्वेक्षण करते, उनके बारे में जानकारियां प्राप्त करते और उनकी जो वर्तमान स्थिति है उसका अध्ययन करते। तब उन्हें पता चलता कि अधिकांश ग्रामीण जनता अपने रूढ़िगत परंपराओं के कारण निर्धन है। उन्हें यह बताना ज़रूरी है कि वे इन परंपराओं को छोड़े, इनके पीछे पागल ना हों। इसके लिए शांति निकेतन के कार्यकर्ताओं द्वारा साक्षरता अभियान चलाए गए। लोगों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया जाने लगा।
रात्रि पाठशालाएं खोली गई ताकि उनका कार्य बाधित ना हो। दिन भर वो अपने काम करें और रात में जब वो फ्री हों तब उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। भ्रमणशील पुस्तकालय की व्यवस्था की गई भ्रमणशील पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई। भ्रमणशील पुस्तकालय जो चलते फिरते पुस्तकालय होते हैं, गाड़ी में किताबें रख दी जाती हैं और वो घर घर जाकर या कॉलोनी कॉलोनी जाकर, गांव गांव जाकर एक जगह खड़ी हो जाती हैं, जहां व्यक्ति जो भी पढ़ना चाहे उनमें से किताबें लेते, पढ़ते और वापस वहां रख देते। इस प्रकार की भ्रमणशील इकाइयों की व्यवस्था की गई ताकि, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति पढ़े लिखे साक्षर हों ताकि वे अपने स्वयं के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जान सकें, समझ सकें। व्यावसायिक प्रशिक्षणों के लिए ग्रामीणों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, धातु के बर्तन बनाना, काष्ठ की कला, मूर्ति कला, कृषि औजार, हस्तशिल्प कलाएं, फर्नीचर बनाना आदि ऐसे कई छोटे छोटे जो शिल्प कलाएं हैं उनके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे ग्रामीणों की आर्थिक दशा में सुधार हो सके। ये मुख्य गतिविधियां हैं जो शांति निकेतन के द्वारा चलाई गई थी। और इन गतिविधियों की उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो प्रारंभिक प्रयास था यह शांति निकेतन का, जो काफ़ी सफल हुआ। प्रारंभिक प्रयास होते हुए भी काफ़ी सफल हुआ। वर्तमान में भी शांति निकेतन के द्वारा ग्रामोत्थान की दिशा में अहम कार्य किए जा रहे हैं और इसी कारण उसका इस दिशा में काफ़ी अहम स्थान भी उसे प्राप्त है। इनके कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों से ग्रामीणों को आर्थिक दशा में सुधार आया। शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, सरकारी और गैर सरकारी संगठन, इन सब का इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ और जिसका परिणाम यह हुआ कि कई संगठन इनसे प्रेरणा लेकर ग्रामीणों के विकास हेतु कार्य में जुटने लगे। लेकिन इतनी सफलता के बावजूद भी त्रुटियां क्या रहीं कि शांति निकेतन के कार्यक्रम जो थे वो जनरली रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उनकी जमींदारी के अधीनस्थ गांव में चलाए गए थे और इस कार्यक्रम को ज़्यादातर व्यक्तिगत कार्यक्रम के रूप में देखा गया, जिसकी वजह से उन्हें कोई सरकारी सहायता या धन उपलब्ध नहीं हो पाया। प्रारंभ में तो शांति निकेतन के सभी कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चले और सफल भी हुए, लेकिन बाद में धीरे धीरे आर्थिक संकट का उन्हें सामना करना पड़ा, क्योंकि सरकार के द्वारा कोई धन या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई, तो धीरे धीरे उनके सामने आर्थिक संकट आने लगा। शांति निकेतन में चलाए जाने वाले कार्यक्रम जो थे वो बहुत उच्च आदर्शों पर आधारित थे, जिन्हें व्यावहारिक तौर पर अपनाना एक कठिन कार्य था। इसके साथ ही प्रसारित कार्यकर्ता भी बहुत अधिक प्रशिक्षित नहीं थे, जो गांव वालों की मानसिकताओं में परिवर्तन ला सकते। अतः शिक्षित कार्यकर्ताओं की भी काफ़ी कमी महसूस की गई। ये कुछ मुख्य कमियां रहीं जिनके कारण शांति निकेतन के कार्यों की सफलता के बावजूद वह थोड़े समस्याजनक रहे। उनकी लंबे समय तक वो ज़्यादा नहीं चल पाए, उनकी सफलताएं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाए। इसी प्रकार कई कार्यक्रम और हैं शांति निकेतन की तरह, कई परियोजनाएं भी चलाई गई जो सरकारी भी थी और गैर सरकारी भी, जिनके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।